नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास बिहार सरकार की कुछ हालिया घोषणाओं से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं और इन सबको एक साथ देखने पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या बिहार एक बड़े पैमाने पर कल्याणकारी राज्य बनने की कोशिश कर रहा है, जहां लोगों को सीधी वित्तीय मदद दी जाए, या फिर ये एक औद्योगिक क्रांति की नींव रख रहा है जहां नौकरियों और निवेश पर जोर हो? और यही सवाल आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र है, क्योंकि पहली नजर में देखें तो ये योजनाएं दो अलग अलग दिशाओं में जाती हुई लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ आप लाखों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उद्योगों को मुफ्त जमीन और टैक्स में भारी छूट देने का वादा कर रहे हैं। तो हमारा मिशन यही समझना है कि क्या ये एक बिखरी हुई रणनीति है या फिर ये एक बहुत सोची समझी एक दोधारी तलवार है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं युवाओं से। हाँ, क्योंकि किसी भी रणनीति का असर सबसे पहले उन्हीं पर दिखता है। तो पहली योजना है बेरोजगार स्नातकों के लिए मासिक भत्ता। इसके तहत जो 20 से 25 साल के बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट। हाँ, देखिए 1,000 रुपए शायद किसी का घर के बहुत मायने रखते हैं जो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सही बात है। फॉर्म भरने का खर्च, आने जाने का किराया, बिल्कुल। इन छोटी छोटी बाधाओं को ये भत्ता दूर करता है और ये मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का ही एक विस्तार है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि ये मॉडल पहले से काम कर रहा है और सरकार इस पर और भरोसा जता रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। 1,000 रुपए का भत्ता एक सुरक्षा जाल तो है, पर क्या ये बिहार की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए काफी है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और शायद सरकार भी इस बात को समझती है। इसीलिए इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो है मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। अच्छा, फेलोशिप योजना। हाँ, ये सिर्फ भत्ता नहीं है, ये एक करियर बनाने का रास्ता है और ये IIM बोध गया के सहयोग से शुरू की गई एक प्रतिष्ठित पहल है। IIM बोध गया के साथ? जी, इसमें चुने हुए युवाओं को सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं बल्कि 80,000 रुपए से लेकर 80,000? हाँ, 1.5 लाख रुपए तक का मासिक वजीफा भी मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। एक तरफ 1,000 रुपए की व्यापक मदद और दूसरी तरफ 1.5 लाख रुपए तक का एक एलीट प्रोग्राम। और यही रणनीति की गहराई है। देखिए, मासिक भत्ता योजना हजारों युवाओं को सिस्टम में बनाए रखती है, उन्हें भटकने से रोकती है। वहीं फेलोशिप योजना उन चुनिंदा प्रतिभाशाली युवाओं को टारगेट करती है जो भविष्य में राज्य के नीति निर्माता बन सकते हैं। तो आप उन्हें एक तरह से तैयार कर रहे हैं। हाँ, उन्हें IIM जैसे संस्थान का अनुभव और सरकार के साथ काम करने का मौका देकर आप उन्हें एक ऐसा करियर पथ दे रहे हैं जो शायद उन्हें राज्य के बाहर भी न मिलता। ये प्रतिभा को रोकने और उसे राज्य के विकास में लगाने की एक सीधी कोशिश है। समझ गया। तो युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन किसी भी समाज की नींव तो वर्तमान में महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर टिकी होती है। क्या इन योजनाओं में उनके लिए भी कोई ठोस कदम उठाया गया है? हाँ, और यहाँ सरकार ने बहुत बड़ा दाव खेला है। अच्छा। योजना का नाम है DBT ब्रह्मास्त्र महिला योजना। ब्रह्मास्त्र? जी। इसके तहत लगभग 75 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 75 लाख? हाँ, ये संख्या ये तो बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक विशाल वित्तीय ऑपरेशन जैसा लगता है। लेकिन क्या एक बार 10,000 रुपए देने से वाकई में दीर्घकालिक सशक्तिकरण हो सकता है? ये एक वैध चिंता है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT के मनोविज्ञान को समझना होगा। जब पैसा सीधे एक महिला के बैंक खाते में आता है तो ये उसे आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति देता है। हो सकता है कोई महिला इससे अपने बच्चे की फीस भरे, कोई छोटा मोटा सामान खरीद कर कुछ शुरू करे, या घर की किसी जरूरत को पूरा करे। बिल्कुल, यह उसे परिवार में एक आर्थिक पहचान देता है। लेकिन आपकी बात सही है कि यह काफी नहीं है। तो शायद इसीलिए एक और घोषणा भी है जो इस तस्वीर को पूरा करती है। और वो क्या है? महिला उद्यमियों के लिए एक नए मासिक भत्ते की घोषणा की गई है। अच्छा। यह उन महिलाओं के लिए है जो सिर्फ लाभार्थी नहीं बने रहना चाहती बल्कि अपना खुद का व्यवसाय चला रही हैं या शुरू करना चाहती हैं। तो रणनीति दो स्तरीय है। हाँ,
ब्रह्मास्त्र योजना से एक बड़ी आबादी को तत्काल आर्थिक संबल देना और उद्यमी भत्ता के जरिए उन महिलाओं को नियमित रूप से प्रोत्साहित करना जो रोजगार पैदा कर सकती हैं। मैं समझ रहा हूँ। तो एक तरफ तत्काल मदद और दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता के लिए एक सीढ़ी। अब अगर हम युवाओं और महिलाओं से आगे बढ़कर उन लोगों की बात करें जो शायद अब काम नहीं कर सकते, हमारे वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं और विकलांग व्यक्ति, हाँ, उनके लिए क्या है? अक्सर विकास की दौड़ में वे पीछे छूट जाते हैं। इस बार ऐसा लगता है कि उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई है वो मामूली नहीं है। कितनी? इसे 400 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर सीधे 1100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मतलब लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी। 3 गुना से भी ज्यादा। इसका असर कितने लोगों पर पड़ेगा? लगभग 1.1 करोड़ लाभार्थियों पर। 1 करोड़ 10 लाख? जी, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक सुरक्षा जाल है। आप सोचिए, 400 रुपए में आज के समय में गुजारा करना लगभग असंभव है। सही बात है। लेकिन 1100 रुपए उन्हें कम से कम अपनी दवाइयों या छोटी मोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचाते हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये इस सम्मान की भी बात है। बिल्कुल। और यहाँ भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। ये डीबीटी वाला पहलू हर योजना में कॉमन दिख रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार बिचौलियों को मतलब पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। हाँ बिल्कुल। जब आप 1.1 करोड़ लोगों तक पैसा पहुंचा रहे हो तो लीकेज और भ्रष्टाचार की गुंजाइश बहुत बहुत ज्यादा होती है। डीबीटी उस संभावना को लगभग खत्म कर देता है। ये शासन में तकनीक का सबसे प्रभावी उपयोग है। ठीक है। इसके अलावा छात्रों के लिए परिवहन और स्टेशनरी भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। अच्छा। जो दिखाता है कि ये सिर्फ एक वर्ग पर नहीं बल्कि समाज के कई अलग अलग जरूरतमंद हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश है। ठीक है, तो हमने अब तक जो भी बात की, भत्ते, सीधी मदद, बढ़ी हुई पेंशन, ये सब रणनीति का एक पहलू है। हाँ। जहां सरकार लोगों की जेब में सीधे पैसा डाल रही है। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि ये सारा पैसा आएगा कहां से? और यही पे शायद कहानी का दूसरा और शायद सबसे नाटकीय हिस्सा शुरू होता है। हाँ, और ये हिस्सा है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025। BIPP 2025। जी, अगर पिछली योजनाएं लोगों को मछली देना थी तो ये पैकेज मछली पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा और आधुनिक जाल बनाने जैसा है। वाह। यह एक बेहद आक्रामक निवेश केंद्रित नीति है। आक्रामक से आपका क्या मतलब है? इसके कुछ प्रावधान क्या हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं? चलिए सबसे बड़े प्रावधान से शुरू करते हैं। मुफ्त जमीन। मुफ्त जमीन? हाँ, अगर कोई निवेशक 1000 करोड़ रुपए का निवेश करता है और 1000 से ज्यादा नौकरियां पैदा करता है तो उसे 10 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी। 10 एकड़ मुफ्त? हाँ, और अगर निवेश 1000 करोड़ का है तो 25 एकड़ जमीन मुफ्त। ये तो किसी भी उद्योग के लिए सबसे बड़ी लागत को शून्य कर देने जैसा है। हाँ, ये तो एक तरह से गेम चेंजर हो सकता है। ये सिर्फ शुरुआत है। अच्छा। इसके अलावा 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज छूट है। ब्याज छूट मतलब लोन के इंटरेस्ट पर सब्सिडी? बिल्कुल। अगर कोई कंपनी फैक्ट्री लगाने के लिए बड़ा लोन लेती है तो उसके ब्याज का एक बड़ा हिस्सा सरकार चुकाएगी। उनका जोखिम बहुत कम हो जाता है। और फिर है SGST की प्रतिपूर्ति, और ये सबसे हैरान करने वाला है। SGST प्रतिपूर्ति, क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। इसका मतलब है कि एक कंपनी 14 सालों तक राज्य को जो SGST मतलब स्टेट GST देगी, हाँ। सरकार उसे परियोजना लागत का 300% तक वापस कर देगी। 300%? जी। मतलब अगर एक कंपनी ने 100 करोड़ की फैक्ट्री लगाई तो सरकार उसे टैक्स के रूप में 300 करोड़ तक वापस कर सकती है। हाँ बिल्कुल यही। ये लगभग टैक्स फ्री होने से भी बेहतर डील है। ये तो अविश्वसनीय लगता है। और इसके साथ 30% तक की पूंजीगत सब्सिडी भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, जब कोई राज्य इतने बड़े प्रोत्साहन देता है तो क्या ये एक तरह की होड़ को जन्म नहीं देता, जहां राज्य निवेशकों को लुभाने के लिए एक दूसरे से बढ़कर छूट देते हैं? इसे रेस टू द बॉटम कहते हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वैध सवाल है। और क्या इसका जोखिम ये नहीं है कि कंपनियां सिर्फ तब तक रुकें जब तक ये छूट मिल रही है? इसका खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन शायद इसी खतरे को कम करने के लिए इस पैकेज को मतलब 360 डिग्री बनाया गया है। 360 डिग्री कैसे? ये सिर्फ पैसा देने के बारे में नहीं है। इसमें कौशल विकास, कर्मचारियों के EPFSI में सरकारी योगदान, अच्छा, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर प्रोत्साहन और निर्यात में मदद जैसे प्रावधान भी हैं।
कोशिश ये है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जहां कंपनियां सिर्फ सब्सिडी के लिए ना आए, बल्कि यहाँ के माहौल और कुशल कार्यबल की वजह से रुके। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो ये एक दो तरफा हमला है। कह सकते हैं। एक तरफ डीबीटी और पेंशन जैसी योजनाओं से आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई जा रही है, जिससे बाजार में मांग पैदा हो, डिमांड। हाँ, और दूसरी तरफ इस औद्योगिक पैकेज से नई नौकरियां और उत्पादन बढ़ाकर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये क्लासिक आर्थिक रणनीति है। लेकिन इसे बिहार जैसे राज्य में इतने बड़े पैमाने पर एक साथ लागू करना एक बहुत बड़ा और साहसिक प्रयोग है। और लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी हैं। अगले 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ नौकरियां पैदा करना। 1 करोड़। तो क्या ये सब सिर्फ कुछ तात्कालिक घोषणाएं हैं या ये किसी बड़ी दीर्घकालिक सोच का हिस्सा है? इन स्रोतों से यही लगता है कि ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अच्छा। ये सब 7 निश्चय 3 नाम के एक व्यापक नीतिगत ढांचे के तहत आता है, जिसकी समय सीमा 2030 तक है। 2030 तक? हाँ, इसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ राहत देना नहीं, बल्कि राज्य में रोजगार और आय को दोगुना करना है। इसी ढांचे में महिलाओं को व्यापार विस्तार के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद देने जैसी बातें भी शामिल हैं। तो आज की चर्चा को समेटते हुए ये साफ है कि बिहार की नई योजनाएं सिर्फ अलग अलग घोषणाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। यह एक व्यापक रणनीति है जो युवाओं, महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा को साधने के साथ साथ बड़े औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने पर जोर दे रही है। ये एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है। हाँ, और यहां से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो है संतुलन साधने की कोशिश। सही कहा। प्रत्यक्ष कल्याण और आर्थिक विकास के इंजन को एक साथ एक ही समय पर गति देने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ लोगों को सीधे पैसा देकर अर्थव्यवस्था को नीचे से मजबूती दी जा रही है, तो दूसरी तरफ उद्योगों को अभूतपूर्व प्रोत्साहन देकर ऊपर से विकास को खींचा जा रहा है। इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद एक अंतिम विचार, एक सवाल मन में रह जाता है। जब कोई राज्य एक ही समय में अपनी तिजोरी का एक बड़ा हिस्सा कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करता है और दूसरा हिस्सा उद्योगों को भारी छूट देने में लगाता है, तो इस दोहरी जिम्मेदारी का वित्तीय बोझ बहुत बड़ा होता है। हाँ, ये तो है। ऐसे में असली चुनौती इन दोनों पहियों को एक साथ घुमाते रहने में है। सवाल ये नहीं है कि योजनाएं अच्छी हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या इस विशाल और जटिल मशीनरी को धरातल पर कुशलता से चलाना संभव है, ताकि इसका लाभ सिर्फ कागजों पे नहीं, बल्कि बिहार के हर नागरिक की जिंदगी में दिखे। ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।